हेलो एवरीवन, वेलकम टू अड्डा फॉर एजुकेशन। पिछली क्लास में हम जर्नी ऑफ 1G टू 5G को देख रहे थे, जिसमें आपने फर्स्ट 1 जनरेशन से 4 जनरेशन तक मीन 1G टू 4G तक इनको एक्सप्लेन कर लिया था। आपने ये भी देखा था कि हम कब अपने मोबाइल फ़ोन को मोबाइल फ़ोन कहेंगे, कब मोबाइल फ़ोन को सेल फ़ोन कहेंगे और कब हम मोबाइल फ़ोन को स्मार्टफ़ोन कहेंगे। फर्स्ट जनरेशन कब से स्टार्ट हुई थी, इसके क्या फ़ीचर्स थे, इसकी कितनी स्पीड थी। सेकंड जनरेशन हम कहाँ से स्टार्ट करते हैं, सेकंड जनरेशन में जो टेक्नोलॉजी थी उसकी क्या स्पीड थी। थर्ड जनरेशन हम किस तरीके से यूज़ कर पाए, हमने कौन कौन सी टेक्नोलॉजी अपने डेवलप की, किस तरीके से हमने इन सारी चीज़ों को देखा। थर्ड जनरेशन में कौन कौन सी जो टेक्नोलॉजीज़ की वजह से हम मोबाइल फ़ोन को स्मार्टफ़ोन कहने लगे थे। उस समय हम वीडियो कॉलिंग करने में एबल हो गए थे। एसएमएस ईमेल्स वगैरह की जो हम कह सकते हैं टेक्नोलॉजी के बढ़ने की वजह से हमारे पास ये फैसिलिटी अवेलेबल हो गई थी। फोर्थ जनरेशन में देखते हैं स्पीड बहुत अच्छी हो जाती है, जिसकी वजह से हम और अपनी टेक्नोलॉजी में डेवलप कर पाते हैं। इनका इस्तेमाल अपनी डेली लाइफ में कई जगह पे बढ़ गया था। फोर्थ जो जनरेशन थी उसकी जो स्पीड है हमारी 100 Mbps तक हो जाती है। ब्रॉडबैंड वगैरह और इन्हेंस हो जाते हैं, क्योंकि मोबाइल ब्रॉडबैंड ये टर्म आप थर्ड जनरेशन में कहना स्टार्ट कर देते हैं। उसके बाद अब आप नेक्स्ट मूव करेंगे, फोर्थ हो चुका है फिफ्थ जनरेशन की ओर। अगर हम फिफ्थ जनरेशन की बात करें तो आपका जो फिफ्थ जनरेशन है इसमें जो टेक्नोलॉजी यूज़ होती है इसकी स्टार्टिंग आपको पता है। फिफ्थ जनरेशन की शुरुआत होती है आपकी 2020 से। फिफ्थ जनरेशन में जो हम टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं उस टेक्नोलॉजी को कहते हैं मैसिव मीमो टेक्नोलॉजी। आपको मीमो टेक्नोलॉजी बताया था फोर्थ जनरेशन में कि फोर्थ जनरेशन में आप मीमो टेक्नोलॉजी करते हैं। मीमो टेक्नोलॉजी में क्या होता था कि अब एक ही मीमो का मतलब होता है मल्टीपल इनपुट और मल्टीपल आउटपुट। एक बार में कई डेटा आपके सिस्टम में इनपुट हो जाएंगे और उसी टाइम पे कई डेटा आउटपुट हो जाएंगे। इसीलिए हम इसको बोल रहे हैं या इस टेक्नोलॉजी को बोल रहे हैं मल्टीपल इनपुट मल्टीपल आउटपुट। लेकिन फिफ्थ जनरेशन में मीमो का भी एक एडवांस वर्जन आता है, एक एडवांस फॉर्म आता है जिसको हम कहते हैं मैसिव मीमो। मैसिव का मतलब है यहाँ पे बहुत ज़्यादा क्या चीज़ें बहुत ज़्यादा आ जाती हैं, एंटीना। अगर हम फिफ्थ जनरेशन की बात करें तो फिफ्थ जनरेशन में मीमो टेक्नोलॉजी का यूज़ हो रहा है, मैसिव मीमो का जिसको आप कह रहे हैं। और सेकंड है आपके पास कि मिलीमीटर वेव्स का आप इस्तेमाल करने लगते हैं। मिलीमीटर वेव होने की वजह से जो लैम्डा की वैल्यू है वो आपकी डिक्रीज़ हो जाती है, मतलब वेवलेंथ जो है वो कम हो जाती है। और जो फ्रीक्वेंसी है इसको हम ईटा से डिनोट करते हैं, वो इंक्रीज़ हो जाती है। और जो आपकी एनर्जी है वो भी आपकी इंक्रीज़ हो जाती है। सो ओवरऑल वी कैन से कि जो फिफ्थ जनरेशन है इसमें जो हमारे नेटवर्क की स्पीड है वो इंक्रीज़ हो जाती है। नेक्स्ट हम देखते हैं फिफ्थ जनरेशन की जो फ्रिक्वेंसी थी वो आपके वाइड फ्रिक्वेंसी पे काम करता था। नेक्स्ट अगर आप इस पर और आगे देखें, साइलेंट फीचर के बारे में आप देखना चाहें तो जो फिफ्थ जनरेशन थी इसमें लिटेंसी, मैंने अभी आपसे ये बताया कि इसकी स्पीड बढ़ने से हमारे पास इस्तेमाल क्या हो गई, इसकी इतनी ज़्यादा कैसे महत्व है फिफ्थ जनरेशन में। एक कहा जा रहा है कि फिफ्थ जनरेशन के आने से 5G आने से एक रिवॉल्यूशन आ जाएगा वर्ल्ड में। तो आखिर क्या ऐसी इसमें ख़ास बात है जिसकी वजह से इसका इतना ज़्यादा महत्व है? क्योंकि फिफ्थ जनरेशन में इसकी स्पीड बहुत ज़्यादा होगी जिसकी वजह से इसकी जो लिटेंसी है वो डिक्रीज़ हो जाएगी। व्हाट इज़ द मीन ऑफ लिटेंसी? लिटेंसी होती क्या है? एक्चुअली लिटेंसी होती है कि आप फॉर एग्जांपल आप सिंपल शब्दों में समझें, जैसे आपने गूगल में गए और आपने कोई वेबसाइट या आप कुछ भी खोलना चाहते हैं, आपने वहाँ पे टाइप किया। अभी आप क्या कहते हैं कि जैसे ही इसमें क्लिक ओके दबाते हैं तो साइट को ओपन होने में पूरे तरीके से हम कैसे 5 से 10 सेकेंड लग जाते हैं। तो ये जो टाइम लग रहा है उसी को हम कह रहे हैं कि मतलब प्रोसेस पूरा होने में टाइम लग रहा है, मतलब लेटेंसी ज़्यादा है। लेकिन फिफ्थ जनरेशन 5G के अप्लाई होने से ये जो टाइम है वो डिक्रीज़ हो जाएगा लगभग
1 सेकेंड से भी कम, मतलब फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड में आप इस वेबसाइट को ओपन कर पाएंगे। तो इसी को हम बोल रहे हैं कि लेटेंसी की जो टाइम ड्यूरेशन है वो डिक्रीज़ हो जाएगा। अब अगर हम 5th जनरेशन की बात करें कि 5G में पहुंचने पर जो डाउनलोड करने की स्पीड है, अपलोड करने की स्पीड है, वो अभी के कंपैरिजन में मोर देन 100 टाइम्स इंक्रीज़ हो जाएगी। इतना ज़्यादा फास्ट ट्रांजिशन होगा डेटा का, इतना फास्ट प्रोसेस हो जाएगी। यहाँ पे क्या होता है, अभी जो नेटवर्क या हम कह सकते हैं टेक्नोलॉजी कम अच्छी होने की वजह से अगर एक वेबसाइट पे कई लोग अगर एक साथ विजिट करते हैं तो एक कंजेशन आ जाता है, बफरिंग होने लगती है, टाइम लगता है उस वेबसाइट को ओपन होने के लिए। लेकिन 5th जनरेशन आने से क्या होगा कि जब वेवलेंथ कम होगी या फ्रिक्वेंसी ज़्यादा होगी, जिसकी वजह से जो चिप हैं या जो एंटीनाज हैं उनका साइज छोटा हो जाएगा। तो अभी हम देखते हैं कि अपने घर के छत पर कोई टावर लगा देते हैं तो उसका कम जो साइज़ है वो बड़ा है, लेकिन 5th जनरेशन में क्या होगा कि जो एंटीना है उनके साइज़ कम हो जाएंगे, जिसकी वजह से आप उन एंटीनाज को अपने रूम में भी लगा सकते हैं, अपने घर के अंदर भी लगा सकते हैं। तो इनकी जो डेंसिटी है, एंटीना की जो डेंसिटी है वो बढ़ जाएगी। अब जगह जगह पे एंटीनाज देखने को आपको आसानी से मिल पाएंगे, जिसकी वजह से जो नेटवर्क का कंजेशन अभी आप फेस करते हैं ये ख़त्म हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं कि फ्रिक्वेंसी बहुत अच्छी हो जाने की वजह से, स्पीड बहुत अच्छी हो जाने की वजह से, अभी पहले हम ह्यूमन टू ह्यूमन बात करते थे, टॉक करते थे, कम्युनिकेट करते थे, फिर ह्यूमन टू मशीन कम्युनिकेट कर रही है, और 5th जनरेशन में अब मशीन टू मशीन एक दूसरे से हम कह सकते हैं कम्युनिकेट करेगी, बात करेगी। तो हम तो यही कहा जा रहा है कि 5th जनरेशन के आने से जो कवरेज है नेटवर्क का वो बहुत अच्छा हो जाएगा, मतलब कनेक्टिविटी फुल सर्किल में होगी। ठीक है, इसके अगर साइलेंट फीचर के बारे में देखें तो अभी मैंने बताया कि इसकी जो लेटेंसी है वो अप्रॉक्स बहुत कम हो जाएगी, लगभग 0 के बराबर, लेकिन 0 नहीं होगी। स्पीड मोर देन 10 to 100 टाइम्स इंक्रीज़ हो जाएगी। इस टेक्नोलॉजी का वाइड रेंज में एप्लीकेशंस हो जाएंगे, इंडस्ट्री में, मेडिकल में, एग्रीकल्चर में, डेली लाइफ में, स्मार्ट सिटी में, इंफ्रास्ट्रक्चर में। तो इस टेक्नोलॉजी का एक बहुत वाइड जो रेंज है उसका हम इस्तेमाल कर सकते हैं। सॉफ्टवेयर अपडेट्स होंगे, नई टेक्नोलॉजीज आएंगी, हाई कैपेसिटी हमारे सिस्टम की डेवलप हो जाएंगी, फास्ट रिस्पॉन्स टाइम बढ़ जाएगा। अगर हम वेबसाइट पे किसी वेबसाइट पे विज़िट कर रहे हैं तो अभी जो हम उस वेबसाइट को थोड़ा स्लोली ओपन कर पा रहे हैं, तो वो जो आगे 5th जनरेशन की स्पीड जाना होने से क्या होगा कि जो स्पीड है वो बढ़ जाएगी, रिस्पॉन्स टाइम बहुत अच्छा हो जाएगा। जो डिवाइसेस हैं वो 100 टाइम्स मोर कनेक्ट हो पाएंगे। अभी हम एक मोबाइल से फॉर एग्जांपल 10 लोग डेटा को इनपुट या आउटपुट ले रहे हैं, लेकिन जब 5th जनरेशन आएगी या 5G आएगा तो उसकी इतनी ज़्यादा इफ़िशियंसी होगी कि वो एक अभी के कंपैरिजन में ये जो डिवाइस का कनेक्शन है वो 100 टाइम्स इंक्रीज़ हो जाएगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें एप्लीकेशंस के बारे में, तो 5th जनरेशन की एप्लीकेशन आने से बहुत बड़ा रिवॉल्यूशन आने वाला है मार्केट में, क्योंकि 5th जनरेशन की स्पीड के बढ़ने से हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल बहुत अधिक स्तर में, बहुत ही ज़्यादा लेवल में कर पाएंगे। फॉर एग्जांपल आप देख सकते हैं जैसे ड्राइवरलेस कार का इस्तेमाल कर पाएंगे। ड्राइवरलेस कार मतलब ऐसी कार, अभी बहुत सारी ऐसी कंट्रीज़ हैं यूरोप में, अमेरिका में, जहाँ पे इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है, ड्राइवरलेस कार का यूज़ होता है। लेकिन 5th जनरेशन या 5G के पूरे अच्छे तरीके से इम्प्लीमेंट ना होने की वजह से हम इसकी सर्विस को पूरे अच्छे तरीके से अवेल नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन जैसे ही 5G की टेक्नोलॉजी हर जगह अच्छे से अवेलेबल हो जाएगी तो ड्राइवरलेस कार जो हम सोचते हैं कि ये कैसी होगी, तो ये सपना बहुत जल्द पूरा हो सकता है हमारा। नेक्स्ट इंटरनेट ऑफ थिंग्स, मतलब एक मशीन दूसरे से बात करेगी। फॉर एग्जांपल आप जैसे सुबह उठे अपने घर में, आपका एक जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, फॉर एग्जांपल आपकी अलार्म घड़ी या आपका मोबाइल, उसमें आपके घर के अदर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस एक दूसरे से कनेक्ट होंगे। तो आप जैसे ही मॉर्निंग में उठते हैं, अपना अलार्म ऑफ करते हैं, तो आपका जो गीज़र है वो ऑटोमेटिक ऑन हो जाएगा। आप बाथरूम में जाएंगे तो वहाँ पे एक इलेक्ट्रॉनिक फिल्म की हेल्प से आप ये देख पाएंगे कि आपके वाटर टैंक में वाटर लेवल क्या है। आप अगर अपने ऑफिस के लिए तैयार होके जा रहे हैं तो आपकी गाड़ी 5
पार्किंग से आपके गेट के बाहर आ जाएगी। अगर आप ये चाहते हैं कि आप ऑफिस जा रहे हैं और समर का सीज़न है तो आपकी जो गाड़ी है वो या कार है वो थोड़ी सी चिल हो जाए, तो ये भी पॉसिबल है कि आप अंदर घर में रहते हुए और आप सोच रहे हैं अपना ब्रेकफास्ट कंप्लीट कर रहे हैं और उस समय आपकी जो गाड़ी है उसकी एसी ऑन हो गई है, वो आपकी एसी आपकी गाड़ी को चिल कर रहा है। आप जैसे ही अपने घर से ऑफिस के लिए निकलते हैं, अपना गेट लगाते हैं, अपना डोर को क्लोज करते हैं, तो आपके घर की जो इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस हैं, फॉर एग्जांपल आपका फ़ैन है, एसी है, गीज़र है, वॉशिंग मशीन है, टीवी है, ये जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस ओपन थे वो ऑटोमेटिक आपके कह सकते हैं स्विच ऑफ हो जाएंगे। तो ये सारी चीज़ें कब पॉसिबल हो पाएंगी? जब डिवाइस टू डिवाइस के बीच में कम्युनिकेशन होगी, और डिवाइस टू डिवाइस के बीच में कम्युनिकेशन तभी पॉसिबल होगी जब हमारे डेटा की स्पीड बहुत फास्ट होगी, लेटेंसी बहुत कम होगी, सिग्नल एक जो मशीन है वो दूसरी मशीन को रियल टाइम मैनर में भेज पाएंगे। नेक्स्ट आप देखें जैसे स्मार्ट सिटी, पूरे वर्ल्ड में देखें तो रूरल जो एरिया है वो 5-6 डिकेड में लगातार डिक्रीज़ हुआ है। इंडिया की भी बात करें, अगर हम इंडिपेंडेंस से अभी तक की बात करें तो इंडिया का जो रूरल या जो अर्बनाइजेशन है वो काफ़ी अच्छे रेट से इंक्रीज़ हो रहा है। तो इस समय जो हम स्मार्ट सिटी का सपना देख रहे हैं वो 5G के आने से ये जो हमारा ड्रीम है वो बहुत अच्छे मैनर में फुलफ़िल हो सकता है। हमारे पास एक प्रॉपर डिज़ाइन होगी, जिस डिज़ाइन को या उस डिज़ाइन को पूरा करने के लिए हमारे पास एक बेस्ट टेक्नोलॉजी होगी, जिसकी हेल्प से हम अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को बूस्ट कर सकते हैं। कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को स्मार्टली हम अरेंज करा सकते हैं या उस पर काम करके हम चीज़ों को डेवलप कर सकते हैं और उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्मार्ट फार्मिंग की, स्मार्ट फार्मिंग जैसे अभी आप देख रहे हैं कि कुछ सालों में जो ड्रॉट वगैरह की या हम कह सकते हैं कि जो फर्टिलाइज़र है उसके मैक्सिमम इस्तेमाल करने से हमारे जो फील्ड है उसकी प्रोडक्टिविटी काफ़ी डिक्रीज़ होती जा रही है और फार्मर्स के लिए ये बहुत बड़ा कंसर्न बन गया, जिससे आप सुनते भी होंगे कि महाराष्ट्र जैसे एरिया, मध्य प्रदेश जैसे एरिया में कई किसान सुसाइड कर लेते हैं कि उनके पास सीज़न में बारिश अच्छी नहीं हो रही है, मानसून अनइवन हो गया है, जिसकी वजह से उनकी जो रोजी रोटी है या दिनचर्या है जो उनके एग्रीकल्चर पे या फार्मिंग पे ही डिपेंड था वो पूरे तरीके से चेंज हो गया है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की हेल्प से 5G की स्पीड का इस्तेमाल करके हम स्मार्ट फार्मिंग को भी कर सकते हैं। एक्चुअली होगा क्या स्मार्ट फार्मिंग में, फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे अभी हम देखते हैं कि कोई जो हमारा लैंड है उसकी सॉइल की जो फर्टिलिटी है वो चेंज होती जाती है कि आप कितने समय के बाद उसमें कौन सा फर्टिलाइज़र यूज़ कर रहे हैं और कब यूज़ कर रहे हैं, या इस बात पे भी डिपेंड करता है कि वो एरिया किस जगह पे है। हम बात करें जैसे गंगा ब्रह्मपुत्रा जो फर्टाइल एरिया है वहाँ पे आपका लैंड है, या हम कहें कि जो राजस्थान है वहाँ पे जो बंजर ज़मीन है, या साउथ में है डेक्कन एरिया में है जहाँ पे ब्लैक सॉइल है, ये कहाँ पे है, उस वजह से जो हमारे सॉइल है उसका स्ट्रक्चर चेंज होता जाता है। कहीं पे नाइट्रस ज़्यादा है, कहीं पे फॉस्फेट ज़्यादा है, तो इस तरीके से इनमें मिनरल्स की अमाउंट चेंज होती है। लेकिन हमारा इंडिया में क्या है कि जो यूरिया है उस पर गवर्नमेंट सब्सिडी प्रोवाइड करती है, जिसकी वजह से मोस्टली जितने भी फार्मर्स हैं वो यूरिया का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आपके जो फील्ड है उसके सॉइल की डिमांड है ही नहीं यूरिया वाली, तो लेकिन आप उसी फर्टिलाइज़र का यूज़ कर रहे हैं, तो इसके पॉजिटिव इम्पैक्ट की बजाय एक समय के बाद नेगेटिव इम्पैक्ट्स आने लगेंगे। तो 5th जनरेशन या 5G के आने से हमारे पास टेक्नोलॉजिकली हर आदमी अपने मोबाइल डिवाइस की हेल्प से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की सहायता से इस बात का पता लगा पाएगा कि उसके सॉइल में कौन से मिनरल्स की ज़रूरत है, जिसके हिसाब से वो फर्टिलाइज़र की चॉइस कर सकता है, या एग्रीकल्चरल जो छोटे छोटे सेंटर्स होते हैं उनके साथ जो फार्मर्स हैं वो इजीली कम्युनिकेट कर पाएंगे और अपने सॉइल के बारे में बता के या ऐप के द्वारा उन सॉइल की टेस्टिंग करके ये चीज़ें उन्हें पता
हो सकती हैं कि आपके सॉइल में कौन सी मिनरल्स की ज़रूरत है, डिमांड है, आप उसके हिसाब से फर्टिलाइज़र का यूज़ करिए, जिससे कि जो सॉइल की प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ हो जाए। इस तरीके से हम स्मार्ट फार्मिंग की बात कर रहे हैं, और बहुत सारे एरियाज़ हैं जिनकी हेल्प से हम स्मार्ट जो फार्मिंग है या एग्रीकल्चर में एक बूस्टअप ला सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें टेली मेडिसिन की, मतलब मेडिकल की फील्ड में, फॉर एग्जांपल अगर हम आज के दौर की बात करें जहाँ पे जो जैसे अभी के टाइम कोविड-19 चल रहा है, एक जगह से लोग दूसरी जगह मूव करना उनके लिए काफ़ी मुश्किल हो गया है। अगर इस सिचुएशन में अगर कोई भी एक टेरेन एरिया है या थोड़ा सा आउटर एरिया है या जो हिली एरियाज़ हैं नॉर्थ ईस्ट या नॉर्थ इंडिया में बहुत सारे ऐसे एरियाज़ हैं जो बहुत ही सेपरेटेड हैं, जहाँ पे फैसिलिटी, मेडिकल फैसिलिटी बहुत अच्छी नहीं है, अच्छे हॉस्पिटल्स नहीं हैं, अच्छे डॉक्टर्स नहीं हैं वहाँ पे, और अगर इमरजेंसी में वहाँ पे किसी ऐसे पेशेंट को सर्जरी की ज़रूरत है और वो सर्जरी अमेरिका के डॉक्टर या किसी बिग सिटी में मेट्रोपॉलिटन सिटी में बैठे हुए कोई डॉक्टर अगर ऐसी सर्जरी को कंडक्ट करना चाहता है, तब अगर हमारे पास 5G जैसी स्मार्ट टेक्नोलॉजी होने से ये चीज़ें एक बहुत ज़्यादा दूरी पर बैठे हुए दो डॉक्टर्स के बीच में ये सर्जरी पॉसिबल हो सकती है कि फॉर एग्ज़ाम्पल अमेरिका में बैठा हुआ डॉक्टर अपनी इंस्ट्रूमेंट की हेल्प से एक गांव में या इंडिया में किसी गांव में रहने वाले किसी भी पेशेंट की सर्जरी ईजिली कंडक्ट कर पाए। और ये आसान तभी हो पाएगा कि हमारे बीच में लेटेंसी बहुत कम है। अगर हम अभी की बात करें इस दौर में 4th जनरेशन में जहाँ पे इतनी फास्ट स्पीड नहीं है, तो अगर आप सर्जरी करते टाइम अगर नेटवर्क टूट जाता है तो आप समझो कितना ज़्यादा मतलब ख़राब सिचुएशन आ जाएगी। हो सकता है कि जो पेशेंट है उसकी डेथ भी हो जाए। लेकिन 5G के आने से इस प्रकार की जो प्रॉब्लम्स हैं वो शॉर्ट आउट हो जाएंगी, लेटेंसी बहुत कम होगी, स्पीड बहुत फास्ट होगी, जिसकी वजह से एक हम कह सकते हैं कि दूर दराज एरिया में, एक रिमोट एरिया में बैठा हुआ आदमी एक बहुत बड़ी सिटी या फॉरेन के किसी डॉक्टर के साथ कंसल्ट करके अपॉइंटमेंट लेके वहाँ से अपनी सर्जरी को कंडक्ट करा सकता है। नेक्स्ट हम इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, आजकल ये बहुत बड़ा इशू हो गया है। बहुत बड़ी जो बिग सिटीज़ हैं वहाँ पे अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर होने के साथ साथ वहाँ पे जो ट्रैफिक कंजेशन है वो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन गई है। 5G के आने से टेक्नोलॉजिकली बहुत अच्छा अपग्रेडेशन होगा, व्हीकल्स का जो मूवमेंट हो उसको हम सही तरीके से मेंटेन कर पाएंगे, जिससे कि जो कंजेशन या हम सिंपल कहते हैं कि बहुत ज़्यादा जाम लगता है उसको हम अच्छे से मैनेज करने में सक्षम होंगे। हम आगे चल के 5G के इस्तेमाल से नई नई टेक्नोलॉजी डेवलप हो जाएंगी, जिससे कि इंडस्ट्रियल बूस्ट होगा। इंडस्ट्री को नए टाइप की टेक्नोलॉजी आने से नए प्रकार के जो डिवाइसेस हैं उनको मैन्युफैक्चर करना पड़ेगा। इससे लोगों को लर्निंग भी होगी कि लोग जो नए दौर में इंटर करने जा रहे हैं उसकी डिमांड क्या है, उसके हिसाब से लोगों को स्किल प्रोवाइड की जाएगी। जब लोग स्किल्ड होंगे, इंडस्ट्री में काम करेंगे, तो ये सारी चीज़ें एक दूसरे से कनेक्ट है कि स्किल इंक्रीज़ होगी, उन्हें काम मिलेगा। जो अनएम्प्लॉयमेंट अभी इतना ज़्यादा है वो चीज़ें कम हो सकती हैं, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा। एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा तो प्रॉस्पेरिटी आएगी, ग्रोथ, डेवलपमेंट, GDP बढ़ेगी। तो ओवरऑल जो हमारी कंट्री का जो एक छवि है, जो सिनेरियो है, वो टोटल चेंज हो सकता है अगर हम अपने 5th जनरेशन को 5G को अगर सही डायरेक्शन में यूज़ करें तो। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं 2018 में एक क्वेश्चन आया था, ज़रा आप इस क्वेश्चन को पढ़ के देखिए और इसका आंसर लगाइए। देखिए क्वेश्चन बहुत ही बड़ा था, मतलब एक पेज के 1/4 एरिया को, 25% एरिया को ये कवर अप कर रहा था। मोस्टली स्टूडेंट ऐसे क्वेश्चन देख के छोड़ देते हैं कि छोड़ो, क्वेश्चन करेंगे तो बहुत टाइम लगेगा, इसलिए वो ऐसे क्वेश्चन को छोड़ के आगे मूव कर जाते हैं। लेकिन आप यकीन मानिए अगर आप क्वेश्चन को एक बार पढ़ लेते तो आप ये क्वेश्चन कर देते 100%। 2-3 लाइन में ही आप समझ जाते कि आखिर ये किसके बारे में पूछ रहा है। चलिए मैं एक बार क्वेश्चन रीड कर देती हूँ। व्हेन द अलार्म ऑफ योर स्मार्टफोन रिंग इन द मॉर्निंग
morning, you wake up and tap it to the stop an alarm which causes your geyser to be switched off automatically. The smart min or in your bathroom show the day's weather and also indicates the level of water in your overhead tank. After you take some groceries from your refrigerator from making breakfast, it recognizes the shortage of stock in it and places on an order for the supply of the fresh grocery items. When you step out of your house and lock the door, all light, fans, geyser and AC machine get switched off automatically. On your way off to office, your car won't warn you about traffic congestion ahead and suggest an alternative routes, and if you are late for a meeting, it's send a message to your office accordingly. In the context of the emerging communication technology, which one of the following term best apply to the above scenario? आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अभी मैंने बताया कि आप घर से निकल रहे हैं तो आपकी जो जितने भी घर में इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है वो ऑटोमेटिकली बंद हो जाएंगे। आप जा रहे हैं, आप मीटिंग को लेट हो रहे हैं, आपकी मशीन आपके ऑफिस में मैसेज सेंड कर देगी आपके हिसाब से। इस तरीके से जो चीज़ें हैं वो किस चीज़ का एग्जाम्पल हो सकती हैं? यस, आई होप आपको समझ में आ गया होगा, इंटरनेट ऑफ थिंग्स का। तो यही इसका राइट आंसर है। तो आप जरा प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पेपर देखिए, जब आप एनालिसिस करेंगे तो आपको इस चीज़ का थोड़ा अंदाज़ा होगा कि क्वेश्चंस एक एवरेज लेवल के हैं। आपको चीज़ें ध्यान से पढ़ने की ज़रूरत है। देखिए, अगर एक लेवल से टफ क्वेश्चन आता है तो आप ये मत सोचिए, अगर आपने साल भर 1.5 साल पढ़ाई की है, करंट के टच में रहे हैं, अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो यकीन मानिए कि दूसरा पर्सन भी या 70 to 80% ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जिनको वो क्वेश्चन नहीं आ रहा होगा। सो डोंट वरी, आप भी छोड़ दीजिए, क्योंकि आपके पास भी आप 100% या आपको 200 में से 200 नंबर नहीं लाने हैं प्री में। आप अगर 60 to 65% अगर क्वेश्चन सही करते हैं तो आप आसानी से प्रीलिम्स को क्वालिफाई कर सकते हैं। आप 2019 में ही देख लीजिए, जो कट ऑफ प्री की आई है जनरल की वो 98 है। इसका मतलब 49% पे ही आप एग्ज़ाम को क्लियर कर ले रहे हैं, प्री क्वालिफाई कर ले रहे हैं। तो आपको 100% नहीं, अपना बेस्ट ला के 60 to 65% तो कम से कम अपनी इफ़िशियंसी को उस लेवल तक पहुंचना है कि आप प्री निकालने में डाउट फील ना करें, आपका प्री इजली निकल जाए। ठीक है, नेक्स्ट हम मूव करते हैं। जैसे 5th जनरेशन की 5G की जैसे हम बात कर रहे हैं, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 5G के लिए कौन कौन से स्टेप्स लिए हैं तो हम उनको डिस्कस करते हैं। 2017 में एक गवर्नमेंट के द्वारा एक कमेटी बनाई गई जिसके चेयरमैन थे AJ पॉलराज। उन्होंने 2018 में 5G से रिलेटेड एक रोड मैप तैयार किया था, उसकी रिपोर्ट उन्होंने सबमिट की। उसके बाद से ही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन को एक वाइड रेंज रिकमेंडेशन दी गई थी कि वो स्पेक्ट्रम पॉलिसी को कैसे बनाएंगे, उन पॉलिसीज़ को कैसे रेगुलेट करेंगे और एजुकेशन के क्षेत्र में उनका स्टैंडर्ड कैसा होगा। उसके बाद गवर्नमेंट ने 5 ईयर के लिए एक स्टैंडिंग कमेटी भी बनाई थी। ये स्टैंडिंग कमेटी इलेक्ट्रॉनिक या स्पेक्ट्रम टेक्नोलॉजी के इंफ्रास्ट्रक्चर को कैसे बिल्ड किया जाएगा उसके बारे में एडवाइस देगा। 2019 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा नेशनल इलेक्ट्रॉनिक पॉलिसी बनाई गई है। इस पॉलिसी का जो मेन मोटिव है या एम है वो यही है, गवर्नमेंट ये चाहती है कि अब जैसे हम नए दौर में इंटर कर रहे हैं जहाँ पे 5G, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इंटरनेट ऑफ थिंग्स जैसी टेक्नोलॉजी उभर के आने वाली है, तो जो अभी हम इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस यूज़ कर रहे हैं ये भी हमारे ख़त्म हो जाएंगे। हमें नए इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस की भी ज़रूरत पड़ेगी। अभी इंडिया इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के लिए अदर कंट्रीज़ फॉर एग्जांपल चाइना पे डिपेंड है, रॉ मटेरियल के लिए भी चाइना पे डिपेंडेंट है। तो इंडियन गवर्नमेंट या अब ये इंडिया चाहती है कि इंडिया को एज अ मैन्युफैक्चरिंग हब बनाया जाए इलेक्ट्रॉनिक जो मशीन है या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है उनके फील्ड में, जिससे कि इंडिया अपने आप में सेल्फ सफिशिएंट बन जाए और दूसरी कंट्रीज़ पर जो डिपेंडेंसी है वो बिल्कुल या लगभग कम हो जाए। इंडिया के द्वारा भारत नेट प्रोजेक्ट भी बनाया गया है जिसमें इसका एम है कि अधिक से अधिक या मैक्सिमम हाउस होल्ड्स को जो इंटरनेट की स्पीड है उसे अफोर्डेबल रेट पे प्रोवाइड किया जाए। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा नेशनल टेलीकॉम पॉलिसी को बनाया गया है
जिसके द्वारा गवर्नमेंट ये चाहती है कि 5 टेक्नोलॉजी की हेल्प से जो 100% टेली डेंसिटी है उसको इंश्योर किया जाए, हाई इंटरनेट स्पीड को प्रोवाइड किया जाए और जो भी इंटरनेट के थ्रू सर्विस प्रोवाइड की जाए वो सिटीज़न सेंट्रिक होनी चाहिए, मतलब लोगों को उससे बेनिफिट हो। आगे अगर हम थोड़ा देखते हैं तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा एक 500 करोड़ का कॉर्पस भी तैयार किया गया है, जिसका मेन उद्देश्य है कि 5G टेक्नोलॉजी के एरिया में रिसर्च एंड डेवलपमेंट को प्रमोट किया जाए और उसी प्रमोशन में इस 500 करोड़ पैसे का इस्तेमाल किया जाएगा या उसको इन्वेस्ट किया जाएगा। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो सेक्रेटरी ऑफ मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट ऑफ मीटी डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के साथ मिलके 5G के लिए हाई लेवल का एक फोरम तैयार किया हुआ है कि हम उसको किस तरीके से बेहतर तरीके से इस्तेमाल कर पाएंगे। आगे अगर हम बात करें 5G के चैलेंजेस की, तो 5G की टेक्नोलॉजी आने से कई चैलेंजेस भी हैं या कई टाइप के हम इंडिया चैलेंजेस भी फेस करेगी। क्या चैलेंजेस हैं उनको हम देखते हैं। देखिए, अभी अगर हम 4th जनरेशन से डायरेक्ट 5G में अगर मूव करते हैं या जंप करते हैं तो सबसे बड़ा हमारे पास जो प्रॉब्लम आएगी वो स्ट्रॉन्ग बैक होल की, एक बहुत बड़ा बैक होल क्रिएट हो जाएगा। तो इसीलिए हमें ज़रूरत है कि हम स्टेप बाय स्टेप मूव करें। नेक्स्ट अगर हम देखें तो इंडिया अभी भी 80% जो अपनी इंटरनेट टेक्नोलॉजी में माइक्रोवेव्स का इस्तेमाल करती है, केवल 20% ही ऑप्टिकल जो फाइबर है उसका यूज़ करती है। तो इस वजह से अगर हम ऑप्टिकल फाइबर का यूज़ कम स्तर पे करेंगे, माइक्रोवेव्स का इस्तेमाल ज़्यादा करेंगे या अगर हम बेस्ट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल नहीं करेंगे जिससे कनेक्टिविटी को इंश्योर करने में प्रॉब्लम आ सकती है। इंडिया के पास इंफ्रास्ट्रक्चर की भी कमी है। अगर हम रियली में अगर इस चीज़ को देखें कि हम इंडिया में बहुत ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ पे हम 4th जनरेशन या 4G को भी इम्प्लीमेंट सही से नहीं कर पाए हैं। रीज़न उसका है कि हमारे पास अच्छे से इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार नहीं है। अगर रिमोट एरियाज़ में आप चले जाएंगे तो अभी भी आप अगर घर के अंदर हैं या आप सबसे अपने नीचे वाले ग्राउंड फ्लोर पे हैं तो वहाँ पे आप इंटरनेट की एक्सेस अच्छे से अवेल नहीं कर पाएंगे। तो इंडिया के पास ये भी अभी बहुत बड़ा चैलेंज है। अभी हम अगर देखें तो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में मैक्सिमम जो हमारी डिपेंडेंसी है वो फॉरेन या अदर कंट्रीज़ पे है। तो ये हमारे पास एक बहुत बड़ा हर्डल पैदा होगा कि अब जब नए दौर में हम मूव कर रहे हैं जहाँ पे हमारे जितने भी पुराने इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हैं वो बेकार हो जाएंगे, तो हमें एक बहुत बड़ी अमाउंट में अपने डिवाइस को रिप्लेस करना होगा। तब हमें अगर हम किसी और कंट्री पे डिपेंडेंट रहते हैं तो ये हमारे लिए सिक्योरिटी पर्पस से भी एक कंसर्न होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम चाइना के डिवाइस को मैक्सिमम यूज़ करते हैं तो 5G इतना हाई स्पीड टेक्नोलॉजी होगा कि विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड में आप एक बिग डाटा को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो इंडिया के लिए एक बहुत बड़ा सिक्योरिटी कंसर्न भी होगा। इसलिए ज़रूरी है कि हम अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को बूस्ट करें जिससे कि जो आगे नया दौर चल रहा है या जो आगे और भी आएगा उसके लिए हमें जिस प्रकार के डिवाइसेस की ज़रूरत है या हमें जिस प्रकार की नीड है हम उस नीड को सेल्फ या इंडिजिनसली फुलफिल्ड कर सकें। हम ये भी देखते हैं अभी 5G या हम 5G को इम्प्लीमेंट करने के लिए उसके कुछ बेसिक स्टैंडर्ड हैं जिसको हमें इम्प्लीमेंट करना ही होगा। लेकिन अभी हम 4G को फुल प्रूफ इम्प्लीमेंट नहीं कर पाए हैं। तो 5G के स्टैंडर्ड को हम कैसे सही से इस्टेब्लिश कर सकते हैं या कर पाएंगे, ये अभी हमारे लिए थोड़ा सा चैलेंज होगा। हमारे पास ये भी है, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हम किसी एक ही प्रोजेक्ट पे काम हो रहा है और उसमें कई इंजीनियर्स वर्क कर रहे हैं, तो उनके कुछ अपने कंसर्न होंगे, कुछ अपनी नॉलेज होगी जिसको वो एक जगह पे आके शेयर कर सकते हैं। लेकिन अभी इंडिया के पास ऐसा कोई भी 5G के लिए ऐसा कोई प्लेटफॉर्म तैयार नहीं हुआ है या ऐसा कोई भी कॉमन डिपार्टमेंट भी, या हम सिंपल कह सकते हैं कि कॉमन प्लेटफॉर्म नहीं है जहाँ पे वो आगे एक दूसरे के साथ जो इश्यूज़ हैं उनको डिस्कस कर सकें, अपने कंसर्न को बता सकें, जिससे कि उनके बीच में एक जो हम कह सकते हैं एक साथ वाला जो माहौल पैदा होता है। इस तरीके से मतलब
जो टीम वर्क है उसको हम अच्छे से अभी अवेल नहीं कर पा रहे हैं, उसको फुल प्रूफ तरीके से इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं। इसके बाद अगर हम कंक्लूज़न की बात करें या क्या कर सकते हैं इस टाइप की अगर प्रॉब्लम्स हैं तो उनको सही करने के लिए, तो पहला हम ये कह सकते हैं कि जो हमारी गवर्नमेंट है वो इंटेलिजेंट तरीके से वर्क करे। जैसे हम पहले क्या कर रहे थे कि 3G से 4G में आने के लिए हमने 3.5 जनरेशन 3.75 जनरेशन पे हम मूव करें, देन वी मूव 4th जनरेशन। तो इसी तरीके से हम 4th जनरेशन से 4G से 5G में शिफ्ट होने पे भी इस तरीके से स्टेप बाय स्टेप काम कर सकते हैं, जिससे कि हमारे पास एक जो बहुत बड़ा बर्डन है इकोनॉमिकली भी कि कोविड-19 के टाइम पे जहाँ पे सब पूरे वर्ल्ड में एक इकोनॉमिक क्राइसिस आ गया है, और इस समय इंडिया जैसी कंट्री में जहाँ पे वास्ट पॉपुलेशन है, गरीबी बहुत ज़्यादा है और इंफ्रास्ट्रक्चर में कई टाइप की आपको कमियां देखने को मिलेंगी। जैसे अच्छी मेडिकल फैसिलिटी बहुत अच्छे स्तर पे नहीं है, लोग अनएम्प्लॉयड हो चुके हैं, एजुकेशन का भी हम देख रहे हैं 5 महीने से इंस्टीट्यूट्स वगैरह बिल्कुल बंद हैं। तो अपनी टेक्नोलॉजी को इस तरीके से हमें अप्लाई करना है कि जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको हम पहले सही कर पाएँ, जो डेली लाइफ की ह्यूमन में जो डेली लाइफ की बहुत इम्पोर्टेंट सर्विस है हम उनको पहले पूरा कर पाएँ, देन वी मूव फॉर द एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थिंग्स लाइक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या इंटरनेट ऑफ थिंग्स। पहले हम अपनी कंट्री की जो बेसिक या कंट्री में जो ह्यूमन है उनकी बेसिक डिमांड को हम पूरा कर पाएँ, ये हमारा नेक्स्ट पर्पज़ होना चाहिए। इंफ्रास्ट्रक्चर गवर्नमेंट को वेल प्लान्ड मैनर में ये पॉलिसीज़ बनानी चाहिए कि जिस तरीके से कि हम अपने जो डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है टेलीकम्युनिकेशन, उसमें हम कितना या गवर्नमेंट कितना खर्च करेगी जिससे कि आने वाले दौर में जो हमारे डिवाइस जो रिप्लेस होने वाले हैं उनको हम अपने ही मैन्युफैक्चरिंग डिवाइस से या मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से फुलफ़िल कर पाएँ। हमारी डिपेंडेंसी दूसरी कंट्रीज़ में मिनिमम से मिनिमम होनी चाहिए। या अगर हम चाइना को इस समय या चाइना के जो भी डिवाइस या प्रोडक्ट है उनको बॉयकॉट कर रहे हैं, तो इस समय अगर हम एट ए टाइम तुरंत की तुरंत अगर अपनी ज़रूरत पूरी अपनी कंट्री से नहीं कर पा रहे हैं तो इंडिया को ये सोचना होगा कि इंडिया का दूसरा कोई बेस्ट अल्टरनेटिव क्या हो सकता है चाइना के अलावा भी, जहाँ से इंडिया ऐसी प्रकार की टेक्नोलॉजीज़ या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस या हम कह सकते हैं कि नेचुरल रिसोर्सेज या रॉ मटेरियल को ले सकता है। ओके, नेक्स्ट जैसे यहाँ पे बताया गया है कि 5 जनरेशन या 5G की हेल्प से क्या क्या हम पॉसिबल हो सकता है। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हो वर्चुअल रियलिटी और ऑगमेंटेड रियलिटी, यहाँ पे बहुत ज़्यादा वीडियो कॉलिंग, वर्चुअल मीटिंग होनी फिक्स हो जाएंगी या वर्चुअल मीटिंग्स होनी शुरू हो जाएंगी। वियरेबल टेक्नोलॉजी को आप बहुत अच्छे तरीके से यूज़ कर पाओगे। अब यहाँ पे आप 2 जो टर्म देख रहे हैं इन दोनों से ही 2019 में UPSC ने क्वेश्चन बनाया है, ठीक है। तो आप एक बार ये देख लीजिए कि ये टेक्नोलॉजी है क्या। देखिए यहाँ पे आप बात कर रहे हो वर्चुअल रियलिटी और ऑगमेंटेड रियलिटी। सो व्हाट इज़ द वर्चुअल रियलिटी। वर्चुअल नाम से ही पता चल रहा है कि ये वर्चुअल है, मतलब कोई चीज़ आपको ऐसा लग रहा है कि रियल है लेकिन ऐसा है नहीं। फॉर एग्जाम्पल जैसे आप किसी एक रूम में बैठे हुए हैं, आपका बेड, चेयर, टेबल, आपका स्टडी मटेरियल ये है, लेकिन वर्चुअल रियलिटी में आप क्या करते हैं कि आप एक VR डिवाइस को पहनते हैं अपनी आँखों के ऊपर और वो उस डिवाइस में 3D टेक्नोलॉजी का यूज़ किया जाता है। आप जैसे ही उस VR डिवाइस को पहनते हैं तो आप ऐसा महसूस करते हैं कि जैसे आप अपने रूम से बाहर हैं, मतलब आप उस रूम में हैं ही नहीं। आप जो देख रहे हैं, फॉर एग्जांपल जैसे आप ताजमहल देख रहे हैं तो आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं जी आप आगरा में हैं, ताजमहल देख रहे हैं। आप अगर लेफ़्ट साइड अपने चेहरे को या अपने हेड को करेंगे तो यू फील लाइक कि लोग इस साइड घूम रहे हैं। आप उस साइड अगर राइट साइड में अपना हेड करेंगे तब भी आपको ऐसा फील होगा कि वहाँ पे एक मस्जिद है, यमुना है। इस तरीके से आप उस चीज़ को रियल फील करेंगे। तो वर्चुअल रियलिटी में होता क्या है कि आप जिस फिज़िकल इन्वायरमेंट में थे आप उसमें नहीं रहते हैं, आप ऐसा फील करते हैं कि आप जो चीज़ देख रहे हैं आप वहाँ पे हैं। लेकिन ऑगमेंटेड जो रियलिटी है ये वर्चुअल रियलिटी का एक एडवांस फॉर्म है।
ऑगमेंटेड रियलिटी में क्या होता है कि आप जहाँ पे हैं आप वहीं मानते हैं कि मैं वहीं पे हूँ, लेकिन वहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें आपको लगता है जैसे क्रिएट हो गई हैं। फॉर एग्जांपल आप उसी रूम में बैठे हुए हैं जहाँ पे टेबल, चेयर, आपका स्टडी मटेरियल, आपकी बुक्स, आपका बेड है, लेकिन जब आप ऑगमेंटेड रियलिटी वाला जब आप हेड या हम कह सकते हैं डिवाइस को वियर करेंगे, पहनेंगे, देन यू विल फील, आपको ऐसा लगेगा कि जैसे आपके रूम में कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें मतलब क्रिएट हो गई हैं। फॉर एग्जांपल झरने गिर रहे हैं या कुछ एनिमल्स आ गए हैं, आप उनके साथ खेल रहे हैं, मतलब कुछ आप ऐसा समझेंगे कि आप उसी फिजिकल इन्वायरमेंट में हैं, लेकिन उस फिजिकल इन्वायरमेंट में कुछ एक्स्ट्रा क्रिएट हो गया है, तो उसे हम कहते हैं ऑगमेंटेड रियलिटी। तो आई होप आपको इन दोनों टर्म्स के बीच में बेसिक डिफरेंस पता चल रहा होगा। जो वर्चुअल रियलिटी है उसमें हम ऐसा फील करते हैं कि हम जिस फिजिकल इन्वायरमेंट में थे उससे हमारा कंप्लीटली शट आउट हो गया, हम बाहर निकल गए हैं और आप जो देख रहे हो आप रियल में वहाँ हो। लेकिन ऑगमेंटेड रियलिटी में आप अपने फिजिकल वर्ल्ड में या जहाँ पे आप थे वहाँ आप रहते हैं, लेकिन उसी जगह वहीं पे आप कुछ एक्स्ट्रा चीज़ों को क्रिएट होते हुए महसूस करते हैं। ओके, अब इससे पहले 2019 में क्वेश्चन पूछा है, ज़रा आप इसको देखिए, इसको करने की कोशिश करिए। चलिए मैं एक बार क्वेश्चन पढ़ देती हूँ। इन द कॉन्टेस्ट ऑफ डिजिटल टेक्नोलॉजी फॉर एंटरटेनमेंट कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ऑप्शन 1, द ऑगमेंटेड रियलिटी इज स्टिमुलेटेड इन्वायरमेंट इज क्रिएटेड इन फिजिकल वर्ल्ड इज कम्प्लीटली शट आउट। ऑगमेंटेड रियलिटी में क्या ऐसा होता है कि आप ऐसा सोचते हैं कि आप फिजिकल जो वर्ल्ड है उससे आपका कम्प्लीटली शट आउट हो गया है और आप कुछ नए इन्वायरमेंट जो क्रिएट हुआ है आप उसमें पहुँच गए हैं। ये चीज़ किस में देख रहे थे आप? वर्चुअल रियलिटी में। वर्चुअल रियलिटी में क्या देख रहे थे कि अगर हम एक VR हेड पहनते हैं तो हमें लगता है कि जैसे हम अपने रूम में हैं ही नहीं। अगर हम ताजमहल, ऐसा हम VR डिवाइस पहना है जो 3D में ताजमहल को दिखा रहा है, तो भी फील कि हम आगरा में हैं, वहाँ पे हम ताजमहल को देख रहे हैं। आप एल्फ्रेड टावर अगर आपके 3D पिक्चर में दिखा रहा है तो आपको ऐसा लगेगा कि आप एल्फ्रेड टावर देख रहे हैं, आप पेरिस में घूम रहे हैं। तो आप जिस चीज़ को देख रहे हैं आप उस चीज़ को महसूस करने लगते हैं। तो ऑगमेंटेड रियलिटी में तो पर ऐसा नहीं होता है, तो आप क्या कहेंगे? ए ऑप्शन विल बी आपका रॉन्ग हो जाएगा। सेकंड ऑप्शन पढ़ते हैं। वर्चुअल रियलिटी इमेजेस जनरेट फ्रॉम द कंप्यूटर आर प्रोजेक्टेड ऑन रियल लाइफ ऑब्जेक्ट और सराउंडिंग। मतलब जो वर्चुअल रियलिटी है वो कंप्यूटर की हेल्प से उसमें क्या होता है कि कुछ इमेजेस रियल लाइफ में ही आपके सराउंडिंग में क्रिएट होती हैं। तो क्या ऐसा होता है वर्चुअल रियलिटी में? ये चीज़ किस में होती है? आप जिस फिजिकल वर्ल्ड में थे उसी में रहते हैं। आप किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, कंप्यूटर की हेल्प से या आपने कोई भी ऑगमेंटेड रियलिटी हेड पहना हुआ है तो उसकी हेल्प से आपको ऐसा लगता है कि आपके ही इन्वायरमेंट में कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें क्रिएट हो गई हैं। तो ये है क्या? सेकंड ऑप्शन भी गलत। हुआ क्या है? ऑगमेंटेड रियलिटी की डेफिनेशन यहाँ दी गई है और वर्चुअल रियलिटी की डेफिनेशन यहाँ दी गई है, मतलब इंटरचेंज कर दिया है। सो 1 और सेकंड ऑप्शन क्या है? गलत है। तो ए और सी ऑप्शन तो गलत हो जाएगा। अब 4 ऑप्शन देखेंगे, सी और डी में सही है। थर्ड ऑप्शन पढ़ के देखें, अगर थर्ड ऑप्शन सही होगा तो बी आंसर हो जाएगा, अगर थर्ड ऑप्शन रॉन्ग होगा तो डी ऑप्शन हो जाएगा आंसर आपका। सी ऑप्शन थर्ड पढ़ते हैं। ऑगमेंटेड रियलिटी allow individual to be present in the world and improves the experience using the camera of smartphone और PC। तो ऑगमेंटेड रियलिटी में आप क्या फील करते हैं कि आप उसी वर्ल्ड में प्रेजेंट हैं, आप बस ये एक्सपीरियंस कर रहे हैं कि कुछ चीज़ें इम्प्रूव हो गई हैं, कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा आ गई हैं। तो आई थिंक थर्ड आंसर है वो बिल्कुल सही है। तो अब आंसर क्या हो जाएगा? बी। ये तो 100% है, लेकिन आप 4th ऑप्शन भी पढ़ लीजिए। वर्चुअल रियलिटी क्लोजेज द वर्ल्ड एंड ट्रांसपोजेज एन इंडिविजुअल प्रोवाइडिंग कंप्लीट इमर्सन एक्सपीरियंस। मतलब जो वर्चुअल रियलिटी में है उसमें आप क्या करते हैं कि इंडिविजुअल ऐसा फील करता है कि वो अपने एक्सपीरियंस या जहाँ पे वो था वो वहाँ से कम्प्लीटली अलग हो जाता है। तो 4th ऑप्शन भी सही है। सो ऑप्शन इज बी। ठीक है, नेक्स्ट जैसे हम देखें वियरेबल डिवाइस, अभी आपने देखा था यहाँ पे ये जो 5 जनरेशन के आने से आप जैसे
MI का कोई बैंड पहने हुए हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप कह सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे वियरेबल डिवाइस यहाँ पे दिखा रहा है, तो पूछा गया है क्वेश्चन में, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द वियरेबल टेक्नोलॉजी विच ऑफ द फॉलोइंग टास्क इज आर अकॉम्प्लिश्ड बाय वियरेबल डिवाइसेस। मतलब वियरेबल डिवाइसेस के द्वारा ऐसी ये जो 3 ऑप्शंस दिए हैं, ये कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो अकॉम्प्लिश्ड होता है, मतलब ये सेटिस्फाई करता है, वियरेबल डिवाइस की हेल्प से ऐसा किया जा सकता है। फर्स्ट ऑप्शन पढ़ते हैं, लोकेशन आइडेंटिफिकेशन ऑफ अ नंबर। क्या आपने कोई भी डिवाइस पहन लिया है तो आप उस पर्सन की लोकेशन को आइडेंटिफाई कर पाएंगे? यस। अगर जैसे MI की हम वॉच पहने हुए हैं, घड़ी पहने हुए हैं, और अगर वो उस वॉच में GPS है तो हम आसानी से बता सकते हैं, या कोई भी हमें ट्रैक कर सकता है कि ये पर्सन कहाँ पे है। इसका मतलब लोकेशन, ये जो 1 ऑप्शन है वो राइट है। सेकंड, स्लीप मॉनिटरिंग ऑफ अ पर्सन। कोई भी पर्सन की जो स्लीप मॉनिटर वो भी कर सकती है वियरेबल डिवाइस की हेल्प से, यस। नेक्स्ट है असिस्टिंग द हियरिंग इम्पायर्ड पर्सन। कोई भी पर्सन जो देख नहीं सकता, क्या उसमें भी जो कैपेसिटी है हियरिंग की या समझने की, या उसको भी हेल्प होगी? तो 100% उसको भी हेल्प होगी। तो 1 and 2 and 3 ऑल आर राइट, सो आंसर विल बी डी, ऑप्शन डी सही होगा। आई होप आपको इस चीज़ के बारे में समझ में आया होगा। नेक्स्ट वी विल मूव, एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में और आया था 2019 में। ये डायरेक्ट तो 5G से रिलेट नहीं करता, लेकिन फिर भी इसमें जो टेक्नोलॉजी यूज की गई है, अभी जो हम डिजिटल इंडिया कहते हैं, डिजिटल, तो जो हमारा वर्ल्ड डिजिटलाइज होता जा रहा है, वो डिजिटलाइज तभी हो रहा है क्योंकि हमारे सिस्टम की, हमारे पास टेक्नोलॉजिकली एडवांस हो रहे हैं, और हम टेक्नोलॉजिकली एडवांस तभी हो पा रहे हैं कि हम जो स्पीड है वो बढ़ गई है। तो हम जो काम करना चाहते हैं वो रियल टाइम मैनर में कर पा रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन पढ़िए और अच्छे से आप उसको समझ के आंसर देने की कोशिश करिए। अब जैसे क्वेश्चन रीड करें, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट डिजिटल सिग्नेचर। वो पूछ रहा है डिजिटल सिग्नेचर के बारे में क्या लिखा है, आपको वो बताना है क्या सही है क्या गलत है। फर्स्ट ऑप्शन पढ़ते हैं, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड दैट आइडेंटिफाई द सर्टिफाइंग अथॉरिटी इशू बाई इट। ये एक इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड है जो किसी भी पर्सन के जो सर्टिफाई के भाई वो पर्सन है, उसके आइडेंटिटी का एक प्रूफ है। तो यस, सिग्नेचर से क्या होता है, आइडेंटिफिकेशन। और अगर हम इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस की हेल्प से कर रहे हैं तब भी हम कहते हैं कि भाई उस पर्सन ने इलेक्ट्रॉनिकली या टेक्नोलॉजिकली, हम सिंपल कहते हैं डिजिटल सिग्नेचर किया है, तो हम उसको अप्लाई करते हैं या वो सही मानते हैं। तो ए ऑप्शन इज़ राइट। तो देखो बी ऑप्शन में 1 नहीं है, ये कट गया। सी ऑप्शन में भी ये नहीं है, कट गया, ठीक। बी ऑप्शन देखो, अगर बी सही है तो आंसर डी हो जाएगा। सेकेंड, यूज टू सर्व ए प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी ऑफ ए इंडिविजुअल टू एक्सेस द इंफॉर्मेशन ऑफ सर्वर ऑन इंटरनेट। एग्जैक्टली हमारे जो सिग्नेचर हैं उनसे क्या होती है, हमारी आइडेंटिटी ही तो होती है। हम प्रूफ कर पाते हैं कि अगर हमने एक बार सिग्नेचर कर दिए बैंक में तो हमें अपना जो भी अकाउंट है वो शुरू हो जाता है, या हम पैसे निकालना चाहते हैं तो विड्रॉ कर सकते हैं, अगर हम डालना चाहते हैं तो हम जमा भी कर सकते हैं। ये चीज़ें क्या है, ये जो आइडेंटिटी प्रूफ ही है। तो सेकेंड ऑप्शन इज ऑल्सो राइट। सो अब अगर हम 2 ऑप्शन को देख के हम आंसर लगा सकते हैं डी। लेकिन आप तीसरा ऑप्शन भी देख लीजिए, एन इलेक्ट्रॉनिक मैथड ऑफ साइनिंग एन इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट्स एंड इंश्योरिंग दैट द ओरिजिनल डॉक्यूमेंट इन अनचेंज्ड। इलेक्ट्रॉनिक मैथड है जिसमें हम क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर करके अपने डॉक्यूमेंट में साइन कर रहे हैं, और पहले से अगर हमारे पास जो सॉफ्टवेयर है उसमें हमारे सिग्नेचर हैं, और अगर हम दोबारा अपने जो क्या कह सकते हैं डॉक्यूमेंट में साइन कर रहे हैं, या पहले से हमारे जो डॉक्यूमेंट वहाँ पे सबमिट है उनमें साइन है, तो अगर हम फिर से डिजिटल सिग्नेचर कर रहे हैं तो जो डिवाइस है वो हम कह सकते हैं आर्टिफिशियली ये रिकॉग्नाइज कर लेता है कि हाँ, जिस पर्सन ने जो सिग्नेचर किए हैं वो वही पर्सन है जिसके डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे हैं, या वो आइडेंटिफाई कर लेता है, इंश्योर कर लेता है कि जो पर्सन जो साइन किया है, डिजिटल सिग्नेचर किए हैं, वो सही पर्सन है। यहाँ पे कोई फ्रॉड वाला वैसा सिस्टम नहीं है। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी। तो आज आपने देखा 5G के बारे में, 5 जनरेशन या 5th जनरेशन क्या है, इसकी स्पीड कितनी होती है, जो हमारी 1G 2G 3G जनरेशन्स थी उनसे उनकी कितनी हाइट ज़्यादा है, स्पीड ज़्यादा है, इसका एप्लीकेशन क्या है,
किस हद तक इसका इस्तेमाल किया जाएगा। अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, टेली मेडिसिन जैसी सर्विस का जो हम यूज़ कर पाएंगे, तो जो हमारी जो लाइफ है वो कितनी इजी और कितनी स्टेबल और कितनी फास्ट हो जाएगी। आप इन चीज़ों का यहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हैं। उसके बाद आपने यूपीएससी में कुछ क्वेश्चंस आए हैं रिसेंटली जो इन टॉपिक से डायरेक्ट कनेक्ट थे, इनडायरेक्ट कनेक्ट थे, आपने उनको डिस्कस किया। आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। प्लीज़ कोई भी अगर डाउट हो या कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में उसको ज़रूर पूछिए। इससे पहले मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ, आप उनको ज़रूर बताइएगा। पहला, 5G ऐसी कौन सी कंट्री है जिसने 5G का पहली बार इस्तेमाल किया? फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन, वर्ल्ड में ऐसी कौन सी सिटी है जहाँ पे 5G का पहली बार इस्तेमाल किया गया? थर्ड क्वेश्चन, ऐसी कौन सी कंपनी का मोबाइल फ़ोन है जिसमें 5G का फर्स्ट टाइम यूज़ किया गया? तीनों क्वेश्चन, पहली कंट्री कौन सी है जिसने 5G का यूज़ किया, फर्स्ट सिटी कौन सी है जिसमें 5G का यूज़ किया गया, और फर्स्ट जो स्मार्टफोन है वो किस कंपनी का था जिसमें 5G का यूज़ किया गया। थैंक यू फॉर लिसनिंग वेरी पेशेंटली। थैंक यू सो मच।